वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक, जिसको क्लेडिस्टिक भी कहा जाता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है और उसमें ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। अब किस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है? तो इनको फॉसिल्स की बेसिस पे स्टडी किया जाता है, इनको एनालिसिस करके स्टडी किया जाता है और इनको टेस्ट करके जो है वो स्टडी किया जाता है। अब जो क्लेडिस्टिक है उसका गोल जो है बिल्कुल एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक ही जैसा है। अब एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक क्या है? तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशन को देखा जाता है, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान चेंजेस आती रहती हैं, तो इन चेंजेस की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप की फॉर्म में प्लेस कर दिया जाता है, यानी इनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो इसी तरह का जो है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है क्लेडिस्टिक के अंदर। लेकिन क्लेडिस्टिक जो है वो मोर ओपन है, क्योंकि क्लेडिस्टिक के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए उनका एनालिसिस कर सकते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में हम इनको एनालिसिस और टेस्ट नहीं कर सकते। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक जो है वो मोर साइंटिफिक है देन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक की, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक के। क्लेडिस्ट, अब क्लेडिस्ट जो है वो साइंटिस्ट हैं जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक के ऊपर काम करते हैं। तो क्लेडिस्ट ने होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब होमोलॉजीज क्या है? तो होमो का मतलब है एक, तो होमोलॉजीज ऐसे ऑर्गन की स्टडी है जो एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह है एनालॉजीज, तो एना का मतलब है डिफरेंट। तो एनालॉजीज ऐसे ऑर्गन की स्टडी है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन जो है वो सिमिलर होते हैं। तो क्लेडिस्ट का मानना है कि होमोलॉजीज जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक में ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयर एनालॉजीज के। क्लेडिस्ट दो तरह के करैक्टर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट करैक्टर है बेसिक करैक्टर, जिसको सिंप्लिसियोमॉर्फी कहते हैं, और दूसरा करैक्टर है डिराइव्ड करैक्टर, जिसको साइनेपोमॉर्फीज कहा जाता है। तो हम पहले बेसिक करैक्टर्स को देख लेते हैं। तो बेसिक करैक्टर्स जो है ये ग्रुप के तमाम मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं और पूरे ग्रुप में ये शेयर होते हैं। तो इन करैक्टर्स को हम होमोलॉजीज कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होता है। ये करैक्टर्स ग्रुप में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो वो एनिमल्स जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, जिनके करैक्टर्स जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, उनको जो है ग्रुप से अलग सेपरेट ग्रुप जो है उनका बना दिया जाता है। उस ग्रुप को हम आउट ग्रुप कहते हैं। आउट ग्रुप यानी जो मेन ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें से होमोलॉजीज करैक्टर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट जो है वो कर दिया जाता है, तो उस ग्रुप को नाम दिया जाता है आउट ग्रुप का, यानी ग्रुप से बाहर। सेकेंड है डिराइव्ड करैक्टर यानी साइनेपोमॉर्फीज। डिराइव्ड करैक्टर्स जो है वो करैक्टर्स हैं जो कि अराइज होते हैं। अभी करैक्टर्स कहाँ अराइज होते हैं? तो आउट ग्रुप जो हमने पहले यहाँ पे बेसिक करैक्टर्स में बनाया है, आउट ग्रुप के जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनके अंदर से न्यू करैक्टर्स जो हैं वो डिराइव होते हैं, तो उन करैक्टर्स को हम कहते हैं साइनेपोमॉर्फीज। उसके बाद है हमारे पास क्लेडोग्राम। तो क्लेडोग्राम जो है ये हाइपोथेटिकल लाइनेज होता है, जिसको एक डायग्राम के जरिए शो किया जाता है, यानी एक फर्जी लाइनेज होता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को एनालिसिस और टेस्टिंग के बाद जो है वो प्लेस किया जाता है। तो क्लेडोग्राम जो है एक फैमिली ट्री होता है, ये फॉलो करता है मोनोफाइलेटिक लाइनेज के मेथड को। अब मोनोफाइलेटिक लाइनेज क्या है? यानी एक कॉमन एंसेस्टर और उस कॉमन एंसेस्टर के आगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसको एक ट्री की फॉर्म में लिख दिया जाता है। इसी तरह उन एंसेस्टर से जो फर्दर आगे एंसेस्टर बनते हैं और उन एंसेस्टर से फर्दर आगे एंसेस्टर बनते हैं, तो इस तरह एक लार्ज ट्री बन जाता है, जिसको क्लेडोग्राम कहा जाता है। न्यू डाटा जो है वो तब बनता है जब कोई न्यू करैक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो क्लेडोग्राम की एग्जांपल है वर्टिब्रेट क्लेडोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट। तो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट जो कि एक पॉइंट या एक एक्सिस के इर्द गिर्द हो, उसे सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री की तीन टाइप्स होती हैं, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनको भी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एसिमेट्री। तो एसिमेट्री के अंदर
कोई पॉइंट या एक्सिस जो है वो मौजूद नहीं होता और जो एनिमल के बॉडी पार्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे स्पॉन्ज की। अब स्पॉन्ज के अंदर जो है वो कोई एडेप्टेशन नहीं पाई जाती और ना ही इन ऑर्गेनिज्म से कोई जो है वो एडवांटेज हासिल होता है। तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर कोई कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, सेंसरी या लोकोमोटरी फंक्शन जो है वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर कोई सेंट्रल एक्सिस जो है वो मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट जिसमें एनिमल जो है वो मिरर इमेजेस में डिवाइड होता है, यानी उसके दो मिरर इमेजेस बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल है सी एनीमोन। सी एनीमोन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि सी एनीमोन जो है कैसे एनिमल है। तो ये वेज लाइक एनिमल्स होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत ही स्लो मूव करते हैं और इनको सेडेंट्री एनिमल्स भी कहा जाता है, यानी ये रुके रहने वाले एनिमल्स। तो इनकी मूवमेंट जो है वो ना होने के बराबर होती है, लगता ही नहीं है कि ये एनिमल्स जो है वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सी एनीमोन के अंदर सेंसरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर जो है वो उनकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं। सी एनीमोन के अंदर कोई सेपरेट जो है वो हेड और टेल मौजूद नहीं होती, लेकिन इस एनिमल के एक एंड पर माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओरल एंड कहा जाता है और इसके ऑपोजिट एंड को एबोरल एंड कहा जाता है, यानी टेल वाला पोर्शन। अब रेडियल सिमेट्री की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, बाई रेडियल सिमेट्री एंड पेंटा रेडियल सिमेट्री। बाई का मतलब है दो, यानी दो मिरर इमेजेस जो हैं वो बनेंगे, या फिर इसको हम पेयर्ड अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो एनिमल्स का इस तरह डिवाइड होना कि उसमें पेयर जो है इमेजेस बने, तो इसको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। और ये पेयर अरेंजमेंट जो है ये सेंटर ओरल एबोरल एक्सिस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। ओरल यानी एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एबोरल यानी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के सेंट्रल एक्सिस के आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है पेंटा रेडियल सिमेट्री। तो पेंटा जो है वो नाम से जाहिर है कि दो से ज़्यादा जो है इसके अंदर मिरर इमेजेस बनेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर अप टू 5 मिरर इमेजेस जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस तरह की बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पेंटा रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री की थर्ड टाइप है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इस सिमेट्री में बॉडी पार्ट्स की इस तरह अरेंजमेंट होती है कि एनिमल जो है वो राइट एंड लेफ्ट इमेजेस में डिवाइड हो जाता है, यानी उसका एक लेफ्ट पोर्शन होता है और एक राइट पोर्शन होता है। और ये कैसे होता है? जब एक एनिमल को उसके सेंट्रल एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनली जो है वो कट किया जाए सिंगल प्लेन के जरिए, तो एनिमल के जो है वो दो पार्ट बन जाते हैं, एक एंटीरियर पोर्शन और एक पोस्टीरियर पोर्शन। तो ये मोस्टली उन एनिमल्स में होता है जो एनिमल क्रॉलिंग करते हैं और जो स्विमिंग करते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री में एनिमल्स के दो एंड प्रोड्यूस होते हैं, एंटीरियर एंड जिसमें हेड प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर एंड जिसमें टेल प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी, नर्वस एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, जबकि जो एंटीरियर एंड का ऑपोजिट पोर्शन होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर एंड यानी टेल का पोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है कि डिफरेंशिएट करें प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम को। तो पिक्चर में ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होंगी, तो हम इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम में होता क्या है। तो प्रोटोस्टोम ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ और एनस बनता है और ये स्टार्टिंग से ही जो है वो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर ब्लास्टोपोर से एनस और माउथ बनता है और ये बाद में डिवेल्प होती हैं सेपरेट ओपनिंग के। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्रोटोस्टोम में ये स्टार्टिंग से ही जो है वो एनस और माउथ की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम में एनस एंड माउथ की ओपनिंग बाद में अराइज होती है। नेक्स्ट है प्रोटोस्टोम के अंदर कौन कौन से फाइलम शामिल हैं। तो प्रोटोस्टोम में शामिल हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमाटोडा, मोलस्का, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोड। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जो फाइलम शामिल हैं वो हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। प्रोटोस्टोम के अंदर स्पाइरल क्लीवेज जो है वो शो होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर रेडियल क्लीवेज जो है वो शो होती है।
प्रोटोस्टर्म के जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो जाइगोट की एक्सिस पर तिरछे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टर्म में जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो जाइगोट की एक्सिस पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 की डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोस्टर्म के अंदर क्लीवेज जो है वो डिटर्मिनेट होती है, यानी तयशुदा होती है। कुछ हद तक क्लीवेज जो है वो होती है सेल्स के अंदर, उसके बाद क्लीवेज जो है वो स्टॉप हो जाती है, जबकि ड्यूटेरोस्टर्म के अंदर क्लीवेज जो है वो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कंटिन्यूसली सेल्स जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। प्रोटोस्टर्म के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ये सेम है ड्यूटेरोस्टर्म के अंदर भी कि एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये वह कैरेक्टर है प्रोटोस्टर्म एंड ड्यूटेरोस्टर्म में जो कि सेम है, यानी इन दोनों में एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। प्रोटोस्टर्म के अंदर कोई कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं होता, जबकि ड्यूटेरोस्टर्म के अंदर एक कंप्लीट इंटायर इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जाता है। प्रोटोस्टर्म में जो लार्वा बनता है वो टॉप शेप्ड लार्वा होता है और उसे कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, जबकि ड्यूटेरोस्टर्म के अंदर किडनी बीन शेप्ड लार्वा बनता है और उस लार्वा को कहते हैं डिप्लियोरोला लार्वा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।